नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी आत्मरूप, जिसे लिखा है डॉक्टर शितांशु भारद्वाज जी ने। सुबह कोई भी हो, सुबह ही हुआ करती है। उस समय चोर सा सभी के अंतर में पवित्रता भरी हुई होती है। सुबह हर किसी को चिंतक और तत्वज्ञानी बनाने लगती है। मुंबई की एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी। गोविंदा गेटवे ऑफ इंडिया पर अकेला ही टहल रहा था। यूं ही टहलता हुआ वह बहुत आगे निकल गया था। समीप के मंदिर में किसी महात्मा जी के प्रवचन चल रहे थे। उनके उपदेश हवा में लहरा रहे थे। सज्जनों, जिस प्रकार देव दानव समुद्र को मंदराचल पर्वत की मथनी से मथते रहे, उसी प्रकार मानव जाति को भी अपने विचारों का मंथन करना चाहिए। उनसे प्राप्त सार तत्व को उन्हें ग्रहण करना चाहिए। सुनकर गोविंदा के अंतर में यादों की घंटियां बजने लगीं। अपनी इन यादों से आदमी छुटकारा भी तो नहीं पा सकता। यादें, जिन्हें याद कर वह आगे ही आगे बढ़ता जाता है। वर्षों पहले जब वह किशोरावस्था का हुआ करता था, सुबह सवेरे ही गांव के मंदिर में जाकर वहां माथा नवाया करता था। ठाकुराणी एक दिन गांव के ज्योतिषी धर्मानंद ने उनकी माँ से कहा था, तेरा यह बालक कुछ न कुछ बनकर ही रहेगा। कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही देखे जाते हैं। छोड़ो भी पांडे जी, माँ ने उनकी बात का वहीं खंडन कर दिया था। अभी से क्या कहा जा सकता है, यहाँ तो कंगाली में आटा गीला है। मेरा गोविंदू तो बिना बाप का छोरा है। खैर, धर्मानंद ने उसकी जन्मपत्री की तह कर माँ को थमा दी थी। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आने वाला समय सचमुच में कुछ दूसरे ही जलवे दिखलाने लगा था। गोविंदा का पिता राम सिंह वर्षों पहले ही गांव से फरार हो चला था। वह किशोर गांव के आवारा बच्चों की संगति में पड़ चुका था। हाई स्कूल पास करने के बाद वह घर से जेवर चुरा कर मुंबई भाग आया था। गांव के ज्योतिषी की भविष्यवाणी समय शिला पर एकदम खरी उतरने लगी थी। मुंबई में भी वह मवालियों की ही संगति में रहा करता था। कुछ ही वर्षों में उसे गलत कामों में महारत ही हासिल होने लगी थी। उसने अपना अलग ही गैंग बना लिया था। रात के अंधेरे में वे लोग समुद्र के रास्ते विदेशी सामान की तस्करी किया करते। उससे वह दिन प्रतिदिन माला माल ही होता गया। गांव से माँ को भी वह यहीं बुलवा लाया था। आज वह सरदारों का सरदार हुआ आया है। हाँ तो सज्जनों, स्वामी जी के प्रवचन हवा में उसी प्रकार तैर रहे थे। मनुष्य एक सामाजिक और चिंतनशील प्राणी है। उसे सदा ही शुभाशुभ पर सोचते रहना चाहिए। इसी से उसका कल्याण संभव है। इसी में जगत का भी भला है। गोविंदा अपने गरेबा में झांकने लगा। अब तक वह अशुभ का ही दामन पकड़ता रहा है। उसका मन हुआ कि वह भी सत्संग में बैठकर उससे आध्यात्मिक लाभ उठाए, किंतु तभी उसके पास सुरजा चला आया। उसने हाँफते हुए कहा, बॉस, पुलिस को हमारी भनक लग गई है। क्या भक्ता है? गोविंदा उस पर लाल पीला होने लगा। तू जा, सारी नावें खोल दे, मैं आ रहा हूँ। गोविंदा के चिंतन में गहरी दरार पड़ चुकी थी। शुभाशुभ का विचार नहीं बिला गया। वह तेजी से गेटवे ऑफ इंडिया की ओर जाने लगा। नीचे उसकी नाव खड़ी थी। गोविंदा के बैठते ही वह नाव वहां से 9-11 हो गई। आधे घंटे बाद वह साथियों के पास जा पहुंचा। जाते ही वह उन पर बरस पड़ा। पुलिस को हमारी भनक कैसे लगी? जरूर तुम लोगों में से ही कोई ना कोई ऐसा है जो। इस पर सभी चुप हो आए। सुरजा आग में घी डालने लगा। बॉस, ये साले सभी चुप हराम हैं। मैं एक एक हरामी को देख लूँगा। गोविंदा ने मूँछों पर ताव देकर उन्हें धमकी दी। मैंने तुम लोगों के बीच अपने गुप्तचर छोड़े हुए हैं। गोविंदा से पंगा लेने वाला बच नहीं सकता। गैंग के लोग सहमे हुए थे। तभी गोविंदा ने उन्हें आदेश दिया, अब ऐसा करो कि हमारे पास जो भी माल असवाल है उसे समुद्र में डुबो दो। किसी भी प्रकार मेरे नाम पर बट्टा नहीं लगना चाहिए। अपने काम में हर समय पूरी चौकसी बरता करो। इसी में हम सब का कल्याण है। गोविंदा का मन खराब हो चला था।
उसी मनोदशा में वह वहाँ से सीधे घर चला आया। वह माँ के पाँवों पर गिर पड़ा। माँ, मैं गलत कामों से तंग आ गया हूँ। दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर मैंने जो कुछ भी कमाया है वो सब मिट्टी में मिलने वाला है। बगुला भगत होने पर भी मैं पुलिस की आंखों की किरकिरी बना हुआ हूँ। अब मैं इन धंधों से अपना हाथ खींच रहा हूँ। ठीक तो है रे। सरबती उसका सिर सहलाने लगी। कभी गांव के ज्योतिषी ने कहा था कि तू गुमनामी में नहीं रहेगा। अब बहुत हो चुका, अब इन धंधों से बाज आ जा। ठीक है माँ, उसने गर्दन झुका ली। अब मैं शरीफों का जीवन जिया करूँगा। अगले दिन चैम्बूर की झोपड़पट्टी से निकलकर गोविंदा सीधे ही उसी मंदिर में जा पहुँचा। वहाँ नित्य की भांति सत्संग चल रहा था। चुपचाप वह श्रोताओं के बीच बैठ गया। उसने इधर उधर देखा। वहाँ चोर और साह सभी तो सत्संग का लाभ उठा रहे थे। स्वामी जी के प्रवचन जारी थे। सज्जनों, आज मैं आत्मरूप पर कुछ कहूँगा। हम अपने अंतर में झांक कर देखें, अपने मन को टटोलें। हम क्या हैं और क्या हो सकते हैं। मध्यकाल में किसी कवि ने भी तो यही कहा था ना, भले बुरे सब एक सौ, जौलों बोलत नाही, जानी परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। स्पष्ट है कि हमारा लोक व्यवहार ही समाज में हमारी पहचान बनाता है। हमारे कर्म निरंतर हमारा पीछा करते रहते हैं। इसलिए आत्मशुद्धि के लिए हमें बराबर आत्ममंथन करते रहना चाहिए। उसी से मानव जाति का कल्याण होगा। सत्संग समाप्त हो चला था। श्रोतागण अपने घरों को चल दिए। गोविंदा वहीं रुक गया। वह स्वामी जी से अपनी शंकाओं का समाधान चाहता था, किंतु तभी स्वामी जी ध्यानस्थ हो गए। वह मंदिर के सभागार को देखने लगा। उसकी दीवारों पर अनेक देवी देवताओं के चित्र टंगे हुए थे। ऐसे में उसका कैशौर्य मन जाग उठा। दोनों हाथ जोड़कर वह उन देवी देवताओं को नमन करने लगा। कहो वत्स, स्वामी जी के स्वर से उनकी तंद्रा भंग हुई। भगवन, मैं बहुत कष्ट में हूँ। गोविंदा अपने मन की पीड़ा स्वामी जी के आगे उड़ेलने लगा। मैं अब तक गलत कामों में ही डूबता रहा हूँ और स्वामी जी भी तो अपने अतीत का पुनर्भोग करने लगे। उनके स्मृति पटल पर गांव के खेत खलिहान स्पष्ट होने लगे। गोविंदा का स्वर भी तो उन्हें पहचाना सा ही लगने लगा। उस मति भ्रम की स्थिति में वे स्वयं ही गुमसुम हो आए। तभी गोविंदा ने कहा, आप किधर खो गए महात्मन? मैं तुम में आत्मरूप देख रहा हूँ बच्चा। स्वामी जी ने गहरा उच्छ्वास भरा। आज ना जाने मुझ में? गोविंदा ने चौंक कर पूछा। हाँ बच्चे, स्वामी जी बोले, सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। मैं समझा नहीं भगवन। इस समय मैं यहाँ प्रतिष्ठित पद पर आसीन हूँ। स्वामी जी उसके सामने अपने इतिहास के पृष्ठ खोलने लगे। आज सभी तो मुझे स्वामी रामगिरी के नाम से जानते हैं, किंतु मेरे इतिहास को कोई भी नहीं जानता। इतिहास? गोविंदा उस पहेली को नहीं समझ पा रहा था। हाँ वत्स, स्वामी रामगिरी गंभीर हो आए। कभी मैं भी तो माफिया सरदार हुआ करता था। तब मैं थोक के भाव पर गलत काम करता था। यही नहीं, मैं तो आप पहले अवांछित व्यक्ति थे? गोविंदा ने पूछा। धीरे बोल बच्चा। रामगिरी ने अपने होठों पर उंगली रख दी। जानता नहीं कि दीवारों के भी कान हुआ करते हैं। मेरे इतिहास के पन्ने खुलते ही मैं अलफ नंगा हो जाऊंगा। गोविंदा को अपने कहे का मन ही मन मलाल होने लगा। तभी स्वामी जी ने उससे पूछा, तो तुम भी स्मगलर हो ना? गोविंदा हतप्रभ ही रह गया। तो क्या स्वामी जी त्रिकालदर्शी हैं? उसका दिमाग चकराने लगा। स्वामी जी उसके मनोभाव ताड़ गए। यह दुनिया दो रंगी है वत्स। अच्छा महात्मन। उन्हें प्रणाम कर गोविंदा उठ गया। अब मैं भी अपने घर का रास्ता नापता हूँ। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। रामगिरी का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठ गया। 7वें दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव में ठाकुर परिवार में राम सिंह गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे
मुंसिफी में मुंशी की नौकरी किया करते थे। गांव से ही वे ऑफिस आया जाया करते थे। उन्हीं दिनों विकास प्राधिकरण ने उनके कुछ खेतों को अधिगृहित कर लिया था। उनका उन्हें सरकार की ओर से भारी भरकम मुआवजा मिला था। उससे उन्हें कस्बे के समीप की कई बीघा जमीन खरीद ली थी। बाद में उसके प्लॉट काटकर वे उन्हें बेचने लगे थे। जल्द ही वे कॉलोनाइज हो आए थे। नौकरी से त्यागपत्र देकर वे स्वतंत्र रूप से अपना ही धंधा करने लगे थे। उस धंधे से उनके यहाँ चांदी ही बरसने लगी थी। धन दौलत के नशे में वे दारू भी पीने लगे थे। उनमें एक से एक ऐब घर करने लगे थे। उसी वर्ष क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। दो संप्रदायों के बीच मारकाठी मचने लगी थी। तब राम सिंह ने जातीय जोश में आकर गांव के ही 3-4 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। एक रात वे घर से भागने की तैयारी कर रहे थे। शरबती उन्हें प्रश्न सूचक नज़रों से देखने लगी थी। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। घर से पलायन कर रहे राम सिंह ने पत्नी से कहा था, अपना और बच्चों का ध्यान रखना। उसी अंधेरी रात में वे घर से निकल पड़े थे। वाराणसी पहुंचकर उन्होंने भगवे वस्त्र धारण कर लिए थे। साधुओं की संगति में बैठकर वे ज्ञान प्राप्त करने लगे थे। 10 बरस बाद क्यों ही देशाटन करते हुए वे अपने गांव में चले आए थे। पत्नी और पुत्र की दशा देखकर उनका मन भर आया था। तब हृदय पर पत्थर रखकर वे हरिद्वार ऋषिकेश की ओर चल दिए थे। उसके बाद वे मुंबई चले आए थे। तब से इस मंदिर में वे मुखौटों भरा जीवन जीते आ रहे हैं। राम सिंह इतिहास बनकर ही रह गया है। अब तो हर कहीं उन्हें रामगिरी की नाम संज्ञा से ही जाना जाता है। उधर गोविंदा का मन बदलता जा रहा था। एक दिन वह फिर से उसी मंदिर में चला आया जहां स्वामी रामगिरी प्रवचन दे रहे थे। उसने नोट किया कि आज स्वामी जी के प्रवचन गड़बड़ा रहे थे। सभी श्रोताओं के चल देने के बाद उसने कहा, स्वामी जी, आज आपका मन ठीक नहीं है। तुम ठीक कहते हो वत्स। रामगिरी अब तक उसे पहचान चुके थे। उन्होंने पूछा, अब तुम क्या करोगे? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर गांव चल दूंगा। गोविंदा ने अपना निश्चय दोहरा दिया। ठीक है, रामगिरी उससे सहमत हुआ है। संसार में जितने भी रास्ते हैं उनमें से गृहस्थाश्रम का रास्ता ही उपयोगी है। वही सर्वोत्तम मार्ग है। आपका क्या विचार है? मेरे कर्म भी तो मेरा पीछा करते आ रहे हैं। स्वामी जी दाढ़ी खुजलाने लगे। हो सकता है मैं भी यह चोला उतार कर फिर से उसी गृहस्थाश्रम से जुड़ जाऊं। स्वामी जी, चौखट पर एक पुलसिया आ खड़ा हुआ। उसने कहा, आप गोविंदा को हमारे हवाले कर दें। जा बच्चा। रामगिरी ने उसकी पीठ थपथपा दी। तेरे कर्म भी तो तेरा पीछा करते आ रहे हैं। अच्छा स्वामी जी। रामगिरी को प्रणाम कर गोविंदा उस सभागार से बाहर निकल आया। गोविंदा अब पुलिस की गिरफ्त में था। वहाँ से उसे कोतवाली ले जाया गया, किंतु पर्याप्त प्रमाण के अभाव में दोपहर बाद उसे छोड़ दिया गया। कोतवाली से निकलकर गोविंदा एक टैक्सी में बैठ गया। जरूर उसी के गैंग का कोई आदमी है जो पुलिस को उसकी गतिविधियों की सूचना दिया करता है। सारे रास्ते भर वह यही सोचता रहा। घंटे भर बाद वह घर चला आया। घर में शरबती बेटे को लेकर चिंतित हो रही थी। बेटे को घर आए देखकर ही उसकी चिंता दूर हुई। उसने कहा, हारे, मैं तो तेरे लिए बेहाल ही हुए जा रही थी। माँ, गोविंदा ने छूटते ही अपना निश्चय माँ के आगे दोहरा दिया। अब मैं इस धंधे को छोड़कर गांव जा रहा हूँ। मेरा गांव, जहाँ मैं मंदिर में जाकर चैन से माथा टेक पाऊंगा। ठीक है बेटे। शरबती का गला रूंध आया। आज तेरे बाल बच्चे होते तो यह भी अच्छा ही हुआ माँ कि मैंने विवाह नहीं किया। गोविंदा ने कहा, नहीं तो आज मेरे साथ उसकी भी दुर्गति होती। चलो। शरबती ने गहरी सांस खींची। 20 वर्ष मुंबई में रहने के बाद गोविंदा माँ के साथ गांव जाने की तैयारी करने लगा। गांव के निकटवर्ती रेलवे स्टेशन का टिकट वह पहले ही आरक्षित करवा चुका था। उस दिन भी वे रेलवे स्टेशन पर वही रोज़मर्रा की भीड़ भड़ाका था।
गोरखपुर को जाने वाली मेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। माँ के साथ गोविंदा अपने कंपार्टमेंट में बैठ चुका था। तभी उस कंपार्टमेंट में स्वामी रामगिरी भी चले आए। उन्होंने भगवे वस्त्र उतार फेंके थे। दाढ़ी साफ करके वे झक धोती कुर्ता पहने हुए थे। गोविंदा उन्हें पहचान गया। उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे स्वामी जी। धीरे बोल बच्चा। रामगिरी का हाथ उसके कंधे पर आ लगा। जानता नहीं कि? ओह, गोविंदा को अपनी भूल का एहसास हो आया। रामगिरी की बर्थ गोविंदा के सामने ही थी। वहाँ बैठी हुई शरबती भी आंखें मिचमिचाकर आगंतुक को देखने लगी। अपने पति को वह पहचान गई। उनकी आवाज़ भी तो वही वर्षों पुरानी थी। गाड़ी ने जोर की सीटी दी। उसके बाद वह धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रेंगने लगी। शरबती वहीं बैठे बैठे बेटे के कान में फुसफुसा दी, ये जो आदमी आया है ना, यह कहीं तेरा बापू को नहीं? क्या कहती हो माँ? गोविंदा चौंक पड़ा। अरे पगले। शरबती का हाथ उसके सिर पर फिरने लगा। लोगों ने तो अपनी गाय का दूध तक पहचान लिया, मैं तेरे बापू को भी नहीं पहचानूंगी क्या? रामगिरी भी तो एकटक शरबती को ही देखते आ रहे थे। उनके मन में रह रहकर कहीं कसक उठ रही थी, किंतु वे कुछ भी तो नहीं कह पा रहे थे। वे कभी गोविंदा को देखते तो कभी शरबती को। किधर खो गए स्वामी जी? गोविंदा ने उनका ध्यान भंग किया। मैं तुझ में ही आत्मरूप देख रहा हूँ बच्चे। रामगिरी ने अपनी आंखों का गीलापन सोख लिया। अरे, गोविंदा ने उनकी चोरी पकड़ ली, आप तो रो रहे हैं। रोएंगे क्यों नहीं? शरबती बीच में ही बोल पड़ी। आदमी को अपने कर्मों पर रोना तो पड़ता ही है ना। संशय के सारे बादल छट चले थे। अंततः गोविंदा को विश्वास करना ही पड़ा कि रामगिरी और कोई नहीं, उसी के पिताश्री हैं। वह अत्यधिक भावुक हो आया। बापू, धीरे बोल बेटे। रामगिरी का हाथ उसके सिर पर फिरने लगा। यहाँ दीवारों के भी कान हुआ करते हैं। शरबती ने तो जैसे नया जीवन ही पा लिया था। उसकी आँखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। अपनत्व के उस झरने में पिता पुत्र दोनों ही तो नहाने लगे थे। राम सिंह तन से ही नहीं, मन से भी स्वामी रामगिरी का चोला उतार चुके थे। गृहस्थ आश्रम के उस सुख में वे तीनों ही आकंठ डूब रहे थे। गाड़ी अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। खरड़ खरड़। अभी आप सुन रहे थे कहानी आत्मरूप। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।